नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम जो पाल वंश और जो राष्ट्रकूट वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था, जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने जो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त वंश का जो समाज और साथ में जो वर्धन वंश था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पाल वंश और जो राष्ट्रकूट वंश थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले अपना आता है पाल वंश। पाल वंश ये भी क्या है कि काफी महान वंशों में से आता था भारत के अंदर। पाल वंश जो है ये भी क्या है, काफी महान वंशों में आता था। अब अगर पाल वंश की जो स्थापना की बात की जाए, यानी पाल वंश की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो पाल वंश की जो स्थापना है ये अपने को मानी जाती है बंगाल के अंदर। जो अपना पश्चिम बंगाल पड़ता है, बंगाल के अंदर अपने को क्या है, इसकी स्थापना यानी इसका जो शासनकाल था शुरू में वो कहा माना जाता है, वो माना जाता है बंगाल के अंदर। बंगाल में लगभग 750 ईस्वी, कंफर्म नहीं है, ये जो 750 ईस्वी है ये अपना लगभग है, यानी लगभग 750 ईस्वी के आसपास के है गोपाल नामक व्यक्ति ने क्या इसकी स्थापना कर दी थी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी बंगाल में 750 ईस्वी में, लगभग 750 ईस्वी में गोपाल ने की। अब अगर आगे देखें इसी के अंदर तो इसके जो अन्य शासक हुए थे, यानी जो अन्य शासक थे वो कौन कौन थे। गोपाल ने स्थापना की, उसके बाद में जो इसके शासक आते हैं धर्मपाल, ये इसका दूसरा शासक था। पाल वंश का दूसरा शासक था धर्मपाल, और ये सबसे महान राजाओं में आया था पाल वंश के। पाल वंश के सबसे महान राजाओं में धर्मपाल था। धर्मपाल के बाद उसका बेटा और उत्तराधिकारी देवपाल शासक बना। इसने भी पाल वंश का जो साम्राज्य था उसको काफी क्षेत्रों तक विस्तार किया था। फिर अपने आता है महिपाल प्रथम, ये जो है ये 9वां राजा था। महिपाल प्रथम जो आता है ये आता है 9वां राजा, पाल वंश का 9वां राजा था महिपाल धर्म। और उसके बाद में आता है नैपाल, ये जो था ये पाल वंश का 10वां राजा था। और इनके अलावा भी कई शासक हुए थे। अब इनका जो धर्म था, यानी इनका जो धर्म था, पाल वंश कौन से धर्म के थे, तो वो थे बौद्ध धर्म के। यानी ये कौन से धर्म के थे, ये बौद्ध धर्म के थे। और इनके समय में जो बौद्ध शिक्षा जो थी, इनके समय में जो बौद्ध शिक्षा थी वो काफी अग्रसर हुई थी। ठीक है, इन्होंने बौद्ध विहारों, ठीक है, और जो साथ में शिक्षा के केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे उनकी क्या है, काफी इन्होंने क्या है उन्नति की। यानी ये क्या है, बौद्ध शिक्षा के क्या है संरक्षक माने जाते हैं पाल वंश वाले। अब बात कर ले अगर हम धर्मपाल की, बात अगर हम करें इस वंश के राजा धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने जो अपना साम्राज्य था, धर्मपाल ने जो अपना साम्राज्य था, इसने क्या है, ये जो कन्नौज पड़ता है वहां तक इसने अपना राज्य क्या है विस्तृत कर लिया। यानी इसने अपना जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेके कन्नौज जो क्षेत्र पड़ता है वहां तक इसने अपना राज्य क्या है फैला लिया था। आगे अगर बात करें तो इसने जो गुर्जर प्रतिहार और साथ में ही जो राष्ट्रकूट वंश था, यानी गुर्जर प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट वंश थे, इन दोनों की ये मान सकते हो आप संयुक्त सेना को इसने हराया था। संयुक्त सेना को इसने क्या है, धर्मपाल ने हराया था। यानी ये मान सकते हो त्रिकोणीय युद्ध, जिसके अंदर एक तरफ तो इसकी सेना थी धर्मपाल की और दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट वंश वाले थे इनकी सेना थी। ठीक है, इस त्रिकोणीय युद्ध के अंदर धर्मपाल क्या है विजयी हुआ था। ठीक है, इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी था देवपाल, यानी इसका जो पुत्र था देवपाल, उसकी अगर बात की जाए तो इसने भी क्या कई युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की। ठीक है, और ये जो अपनी राजधानी थी, इनकी जो राजधानी थी वो देवपाल कहां है, कन्नौज से कहां लेके आ गया, पाटलिपुत्र लेके आ गया। देवपाल जो था ये कन्नौज से अपनी राजधानी कहां ले आया, पाटलिपुत्र के अंदर ले आया। आगे अगर देखें देवपाल के बारे में अगर बातचीत करें
तो इसी के समय में जो सुमात्रा के जो राजा थे, सुमात्रा के जो राजा थे बालपुत्र देव, बालपुत्र देव का क्या एक दूत आया था देवपाल के राज्यसभा के, यानी देवपाल के शासन के समय में क्या है, सुमात्रा का जो राजा था बालपुत्र देव, ठीक है, इनके समय में एक दूत आया था देवपाल के साम्राज्य में। आगे अगर देखें उसके बाद जो देवपाल का जो शासन था वो 810 से लेके 850 ईस्वी तक क्या माना जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद में पालवंश क्या है, इसकी मृत्यु के बाद में पालवंश क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। उसके बाद में जो इनका नवा राजा था महिपाल प्रथम, इसने राजेंद्र प्रथम की जो सेना थी, ठीक है, उसके जो गंगा तक के प्रदेश थे उनको महिपाल प्रथम ने जीता। और अब इनके समय की जो तो थोड़ी कला और साहित्य है उसके बारे में जान लेते हैं। पालवंशी जो राजा थे ये कला एवं वास्तुकला के भी क्या है, प्रेमी थे। जो पालवंशी राजा थे ये कला और वास्तुकला के भी प्रेमी थे, ठीक है। तो ये सारा था पाल वंश के बारे में, इनकी स्थापना कैसे हुई, इनके अंदर कौन कौन से राजा हुए, उनके धर्म कौन सा था, इन्होंने कौन कौन से विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय थे इनको इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया, ठीक है। काफी जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी इनके यहाँ पर आए थे निमंत्रण के ऊपर, ठीक है। तो ये था पाल वंश के बारे में। अगला जो अपना वंश आएगा वो आएगा अपने राष्ट्रकूट वंश। अगला जो अपना आएगा वो आएगा राष्ट्रकूट वंश। यानी आज की क्लास में जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रकूट वंश। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो स्थापना 750 ईस्वी के अंदर जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग जो था इसने क्या है 750 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने 750 ईस्वी के अंदर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और दंती दुर्ग ने जो राजधानी थी वो राजधानी इसने नासिक बनाई। और राष्ट्रकूट वंश के अंदर कुल कितने 14 शासक हुए थे। अगर मैं बात करूं राष्ट्रकूट वंश की तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 750 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की और इसने अपनी शुरू की जो प्रथम राजधानी थी वो उसने नासिक बनाई। और राष्ट्रकूट वंश के अंदर कुल 14 शासक हुए थे। अब आगे बात करें दंती दुर्ग की, तो जो दंती दुर्ग था ये जो वातापी के चालुक्य थे, जो वातापी के जो चालुक्य थे उनका की ये क्या है सामंत हुआ करता था। जो दंती दुर्ग जो था ये वातापी के चालुक्यों का सामंत था। यानी ये दंती दुर्ग कौन था, एक सामंत था। उसके बाद में इसने चालुक्यों का जो अंतिम राजा था उसको हरा के इसने क्या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था। यानी दंती दुर्ग ने क्या किया, चालुक्यों का जो अंतिम राजा था, चालुक्य का अंतिम चालुक्यों का जो अंतिम शासक अपने को मिलता है कीर्तिवर्मा सेकंड, इसकी इसने हत्या कर दी। यानी इसको हराकर इसने क्या है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और चालुक्य वंश का क्या कर दिया था, इसने अंत कर दिया। तो ये तो थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, कब की और इनकी शुरू की राजधानी क्या थी। अब आगे इसके अंदर कितने, मैंने आपको बताया इसके अंदर कुल 14 शासक हुए, ठीक है। तो आगे के जो शासक है वो हम अब आगे बढ़ेंगे। इसी के अंदर एक शासक अपने मिलता है कृष्ण प्रथम। जो कृष्ण प्रथम है इन्होंने कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध एलोरा का जो सुप्रसिद्ध
कैलाशनाथ मंदिर जो होता है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। यानी जो कृष्ण प्रथम देव जो थे राष्ट्रकूट वंश के, इन्होंने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का क्या है निर्माण अपने शासनकाल में करवाया था। तो ये भी क्या है एक राष्ट्रकूट शासक थे, यानी राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम। इन्होंने जो एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर था उसका इन्होंने क्या है निर्माण करवाया था। इसके बाद जो इनके आगे के शासक थे वो अगर देखें, इन्हीं के वंश के जो चौथे शासक थे, वंश के जो अपने चौथे शासक अपने को मिलते हैं, इस वंश के जो चौथे शासक थे, इसने क्या है चौथे शासक जो अपने को मिलते हैं वो मिलते हैं ध्रुव। इन्होंने क्या है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को इन्होंने क्या है हराया था या फिर पराजित किया था। यानी राष्ट्रकूट वंश के जो चौथे शासक हुए थे ध्रुव, इन्होंने क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वत्सराज, इनको क्या है युद्ध के अंदर हराया था। इनके बाद में जो अगला जो शासक आता है, इनके बाद के अगर शासक की बात की जाए और इनका जो पांचवा जो शासक अपने को मिलता है, पांचवा शासक जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का, गोविंद तृतीय। जो पांचवा शासक था गोविंद तृतीय, इसने गुर्जर प्रतिहार शासक थे, नागपुर द्वितीय और पाल शासक जो धर्मपाल थे उनको इसने क्या है पराजित किया था। यानी इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया, और जो पांचवें शासक जो अपने को मिलते हैं गोविंद तृतीय, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक नागपुर द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को इसने क्या है हराया था। अब इनके आगे का जो शासक है वो देखो, इनका जो छठा शासक अपने को मिलता है अमोघ वर्ष, जिसका नाम मिलता है छठा जो शासक है इसका नाम अपने को मिलता है अमोघ वर्ष। ये क्या है शांति प्रिय यानी अहिंसावादी राजा था, शांति प्रिय राजा था, और इसने 64 वर्षों तक क्या है राष्ट्रकूट वंश का वो राजा था जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया, वो था अमोघ वर्ष। ठीक है, इसने 64 वर्षों तक क्या है शासन किया था। आगे अगर बात करें अब जो राष्ट्रकूटों का जो पतन माना जाता है, जो पतन माना जाता है वो माना जाता है अपने कल्याणी के जो चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्यों द्वारा क्या इनका पतन मान। यानी अगर पतन पूछे राष्ट्रकूट वंश का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ, तो कल्याणी के जो चालुक्य थे इनके द्वारा क्या है पतन किया गया था। जो चालुक्य शासक था तेलक, इसने 973 ईस्वी में क्या है जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कर्क द्वितीय, इसको हराया था। इसको हरा के इसने क्या है मान्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और मान्य क्षेत्र क्या थी राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, और इसको राजधानी बनाया किसने था अमोघ वर्ष ने, जिसने जब से ज्यादा शासन किया था। ठीक है, मान्य क्षेत्र जो थी ये राष्ट्रकूट वंशों की बाद में वो राजधानी होगी थी। ठीक है, शुरू की राजधानी मैंने आपको बताया था नासिक थी, बाद में अमोघ वर्ष जो था इसने अपनी राजधानी मान्य क्षेत्र को बना लिया। ठीक है, तो जो चालुक्य शासक था तेलक, इसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क द्वितीय को हराकर मान्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहां से क्या हुआ राष्ट्रकूट वंश का पतन होना शुरू हो गया था। और इनका जो धर्म अगर देखें तो इनका धर्म था वैदिक धर्म। यानी ये कौन से धर्म को मानते थे, राष्ट्रकूट वंश वाले वैदिक धर्म को मानते थे। यानी ये वैदिक धर्म के क्या थे संरक्षक थे। यानी जो राष्ट्रकूट वंश वाले जो थे ये वैदिक धर्म के क्या है संरक्षक थे, या फिर ये वैदिक धर्म को मानते थे।
इन्होंने कई प्रकार के जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया, ठीक है। साथ में इन्होंने कन्नड़ और जो संस्कृत भाषा है इनको इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। अब देखो आगे अगर देखें तो अरबवासी जो थे यानी अरबों ने इस वंश के शासकों को, अगर बात करें इस वंश के शासकों को बलहरा या फिर बलराज कह के क्या है संबोधित किया है। यानी अरब के जो लोग थे, ठीक है, अरबों ने इस वंश के शासकों को क्या है या तो बलहरा या फिर बलराज, इन नामों से इन्होंने क्या है संबोधित किया है। तो आज अपना जो टॉपिक था वो था पाल वंश और जो राष्ट्रकूट वंश। ये हमारे पूर्वज के छोटे छोटे टॉपिक थे, ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखे आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक। दूसरा, इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।